Hello everyone, welcome back to my channel. Myself Taposhi, USST teacher. Today I am going to start the question answer of chapter number 1 of class 7th. This chapter has been completed. Reading part मैंने इसका करवा दिया है. तो कुछ बच्चों का ये था कि मैडम क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट भी करवा दीजिए. तो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट. ये आपका लेसन नंबर 1 द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर है. तो हम पहले टिक द करेक्ट ऑप्शन लेते हैं. इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट. इसमें बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट का कौन सा पार्ट नहीं है बोला है. इसमें देखिए ये तीनों जो आपको दिख रहे हैं ए सी और डी, प्लांट्स एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, ये बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है, वाटर नहीं है, तो इसलिए वाटर पे टिक करना है. नेक्स्ट आता है वोल्केनोज इरप्ट. वोल्केनोज ज्वालामुखी क्यों होती है? ज्वालामुखी क्लाइमेट चेंज के कारण होती है या एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस या जो अर्थ में बाहरी जो डिस्टर्बेंस है उसके कारण होती है या मैन मेड जो चेंजेस के कारण होती है. वोल्केनोज जो इंटरनल डिस्टर्बेंस होती है पृथ्वी के अंदर, जो प्लेट्स जब वो इधर उधर हो जाती है तो वोल्केनोज होते हैं, तो ये इंटरनल डिस्टर्बेंस ऑफ द अर्थ आएगा. इसमें सडन चेंज एनवायरनमेंट में कौन सा है? बिल्कुल सडन चेंज, अचानक चेंज. अचानक चेंज रिवर में, अचानक फॉर्मेशन ऑफ रिवर को बनने में भी बहुत टाइम लगता है, प्लांट को ग्रोथ होने में भी टाइम लगता है, माउंटेन को फॉर्म होने में टाइम लगता है, रेनफॉल, अगर रेनफॉल हुआ तो एनवायरनमेंट में अचानक चेंज आएगा. ये तो आप देख ही सकते हो, अभी कुछ दिन से मौसम ऐसा ही हो रहा है कि रेनफॉल होने के कारण अचानक मौसम ठंडा हो रहा है, तो अचानक चेंज रेनफॉल का. नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई द टर्म दैट स्टैंड्स फॉर द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द कंप्राइजिंग ऑफ लूज मटेरियल. दैट स्टैंड्स फॉर द टॉप मोस्ट लेयर, सबसे ऊपर का जो लेयर होता है अर्थ का, दैट इज सॉइल. और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये पढ़ाते वक्त मैंने कह दिया था, आपको दिखा भी दिया था. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब बना था? 1972 में. अब आते हैं वन वर्ड में या सिंगल टर्म. अ सिचुएशन और कंडीशन इन विच द ऑर्गेनिजम्स लीव. ऑर्गेनिजम्स किस कंडीशन में रहते हैं उसको कौन सा कहाँ क्या कहते हैं उसको? बायोस्फीयर. जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, सोलर सिस्टम का वो कौन सा प्लैनेट है वेयर लाइफ एग्जिस्ट? दैट इज अर्थ. अपर मोस्ट पार्ट जिसमें सिलिका और एल्यूमिनियम होता है वो होता है साइल. SI से सिलिका, AL से एल्यूमिनियम. एयर, एनवलप ऑफ एयर, एटमोसफियर. और स्फीयर ऑफ वाटर या मास ऑफ वाटर, दैट इज हाइड्रोस्फीयर. ईजी है, AB पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है. सी पार्ट में आते हैं मैचिंग. फिजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स नॉन लिविंग. फिजिकल में नॉन लिविंग आएगा. मोस्ट डायनामिक इन नेचर, जो कि बिल्कुल चेंज आता है, डायनामिक चेंजेस, सडन चेंजेस भी आते हैं, लॉन्ग चेंजेस भी आते हैं, काफ़ी लंबा समय में चेंजेस. तो अचानक जो डायनामिक चेंज होता है नेचर में वो एटमॉस्फेयर आएगा. नैरो जोन जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, बायोस्फीयर. और सिलिका और मैग्नीशियम, SI और MA, दैट इज सीमा. है ना, ABC पार्ट बहुत आसान. अब डी पार्ट में आते हैं. डी पार्ट में क्वेश्चन आंसर में अपने मन से आप लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है मेरे ही लिखने हैं. आप अपने टीचर के क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं, आप अपने मन से भी कर सकते हैं. मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट. ईजी है ये. सीमा, साइल सीमा और साइल किसको कहते हैं? साइल जो होता है वो अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर का ऊपर का पार्ट होता है जिसमें रॉक्स होते हैं, और वो रॉक्स किससे बने होते हैं? सिलिका एंड एल्यूमिनियम. ठीक है. और सीमा को हम लेंगे बिलो, साइल के जो नीचे का पार्ट होता है वो होता है आपका सीमा, बिलो दी साइल लेयर. और इसमें रिच सेम आपको लिखना है, बस साइल में आपको सिलिका और एल्यूमिनियम और सीमा में आपको सिलिका और मैग्नीशियम. ध्यान रखिएगा, ये मैंने चैप्टर पढ़ाते वक्त आपको पिक्चर के थ्रू दिखा दिया था, साइल और सीमा. नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है 43% और सदर्न हेमिस्फीयर में 57%. नेक्स्ट आता है आपका लिटरल मीनिंग ऑफ 4 स्फीयर्स. इट इज़ वेरी इजी. एटमोसफियर, स्फीयर ऑफ एयर, लिथोस्फीयर, स्फीयर ऑफ रॉक्स, हाइड्रोस्फीयर, स्फीयर ऑफ वाटर एंड बायोस्फीयर, स्फीयर ऑफ लाइफ. And what is atmosphere composed of? Atmosphere is composed of mixture of gas like oxygen, nitrogen, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ओजोन एक्सेट्रा. ये आंसर्स आपके टीचर ने कुछ डिफरेंट भी करवा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, आप अपने मन से भी लिख सकते हो. इसका मीनिंग समझ लीजिए, ये मैंने आसान लैंग्वेज यूज़ किया है कि
मिक्सचर ऑफ गैसेस है ये। उसके बाद आप लिख दो कौन से मिक्सचर ऑफ गैसेस है। अब आते हैं ई पार्ट में। इसमें लिखा है फिजिकल और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में क्या अंतर है। फिजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स नॉन लिविंग थिंग्स आप लिख सकते हो, लैंड वाटर एयर। एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स लिविंग थिंग्स, और इस लिविंग थिंग्स में प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स। तो ये आप कंपैरेटिव करके लिख दो, एक में नॉन लिविंग थिंग्स इंक्लूड्स एंड एक में लिविंग थिंग्स इंक्लूड्स। नेक्स्ट आता है वाई अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। अर्थ को ब्लू प्लैनेट या वाटरी प्लैनेट क्यों कहते हैं। ड्यू टू द एबुडेंस सप्लाई ऑफ वाटर, ड्यू टू द एबुडेंस ऑफ वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, क्योंकि भारी मात्रा में पानी है। एंड वाटर बॉडीज़ में क्या क्या इंक्लूड है, रिवर, लेक, सीज एंड ओशियंस। ये कितना पानी है ये मैंने आपको बता दिया, 71% ऑफ द अर्थ। 71% आपका हमारे अर्थ में 71% पानी है। नाउ आता है डिफाइन बायोस्फीयर। बायोस्फीयर लिटरल मीनिंग बायोस्फीयर का क्या होता है, स्फीयर ऑफ लाइफ। एंड नैरो जोन स्फीयर ऑफ लाइफ लिख दो इसमें। एंड उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, डिफाइन बायोस्फीयर आ गया। तो बायोस्फीयर मैंने लिख दिया स्फीयर ऑफ लाइफ एंड इट इज़ अ नैरो जोन कॉन्टैक्ट बिटवीन 3 स्फीयर्स ऑफ एनवायरनमेंट। आप इस 3 स्फीयर्स में तीनों स्फीयर के नाम लिख सकते हो, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर। इनके जो बीच का पार्ट होता है वो बायोस्फीयर, इसलिए नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट, इन तीनों के कॉन्टैक्ट में जो बीच का पार्ट होता है दैट इज अवर बायोस्फीयर। तो ये डेफिनेशन होगी। और बायोस्फीयर इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज ऑल काइंड्स ऑफ लाइफ एग्जिस्ट हियर। एक सिंपल लैंग्वेज में मैंने ई पार्ट का क्वेश्चन करवा दिया आपके कि बायोस्फीयर का मीनिंग लिखो, बायोस्फीयर क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑल काइंड्स ऑफ लाइफ एग्जिस्ट हियर। यहाँ पे सब तरह की जिंदगी यहाँ पे पॉसिबल है। एक एग्जाम्पल देना है कि फिजिकल एनवायरनमेंट और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट एक दूसरे पे कैसे डिपेंड है, कैसे बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट फिजिकल पे डिपेंड है और फिजिकल कैसे बायोलॉजिकल पे। तो पहला एक एग्जाम्पल लेते हैं कि फिजिकल बायोलॉजिकल पे कैसे डिपेंड है। आपको फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या कहा था, इंक्लूड्स नॉन लिविंग थिंग्स, और इसमें लिविंग थिंग्स। अब ध्यान में रखते हुए देखिए, एक एग्जाम्पल है बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट गेट फ्रेश वाटर। बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट को पानी चाहिए, चाहे वो प्लांट्स है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स है, एनिमल्स है। उनको फ्रेश वाटर कहाँ से मिलता है, फ्रेश वाटर चाहिए, एयर चाहिए और लैंड चाहिए। वो कहाँ से मिलेगा आपको, फिजिकल एनवायरनमेंट से मिलेगा। तो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में जो ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको फ्रेश वाटर, पानी भी चाहिए, एयर भी चाहिए, लैंड चाहिए। तो वो किससे मिलेगा, फिजिकल एनवायरनमेंट से। तो हुआ ना बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट फिजिकल एनवायरनमेंट डिपेंड। अब चलते हैं कि बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट कैन इफेक्ट द फिजिकल एनवायरनमेंट। अब बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट फिजिकल एनवायरनमेंट में असर कर सकती है, कैसे। अगर फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स कैन मैनिपुलेट द फिजिकल एनवायरनमेंट। अगर हमने ह्यूमन बींग्स ने बहुत भारी मात्रा में फॉरेस्ट काटे, डिफॉरेस्टेशन हुआ या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, और उसमें तो उसका सीधा असर किस पे पड़ेगा, फिजिकल एनवायरनमेंट में। तो ह्यूमन बींग्स इफेक्ट करती है, मैनिपुलेट कर सकती है फिजिकल एनवायरनमेंट को, डिफॉरेस्टेशन करके या इंडस्ट्रियलाइजेशन करके या अर्बनाइजेशन से। तो इससे डायरेक्टली फिजिकल एनवायरनमेंट में असर पड़ेगा। 2 ways in which human beings disturbing the natural environment। 2 वे बताने हैं, सिंपल है। नेचुरल एनवायरनमेंट को किस तरह से ह्यूमन बींग डिस्टर्ब कर रही है। अभी मैंने आपको 2 की जगह 3 आप लिख सकते हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डिफॉरेस्टेशन। यहाँ पे ऐसे कर लेना, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, SATION, डिफॉरेस्टेशन और अर्बनाइजेशन, ये 3 बता दिया आपको। तो इस तरह से मैंने आपको लेसन 1 के क्वेश्चन आंसर करवा दिए। वैसे क्वेश्चन आंसर का पार्ट आपको खुद करना चाहिए ताकि आपकी लैंग्वेज या वोकैबलरी तेज हो सके, आप अपनी लैंग्वेज में आंसर्स लिख सके। ये सिर्फ एक हेल्प है। ट्राई टू मेक द क्वेश्चन आंसर बाय योरसेल्फ। तो ये आप इस तरह से आपके लेसन 1 का थ्योरी पार्ट जो मैंने पिछले वीडियो में डाल दिया और क्वेश्चन आंसर आपको करवा दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए एंड डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन, बाय एवरीवन।